जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में इस किरण पब्लिकेशन के बुक से 8वां रिवीजन क्लास चलेगा। इससे पहले इस बुक से 7 क्लास हो चुका है और सभी क्लास के वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों, ये जो स्क्रीन पर आप लोग किरण पब्लिकेशन का बुक देख रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है और वैसे भी एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए आप सभी इस बुक से रिवीजन जरूर किया करें। और ये बुक तो सभी के पास होगा ही, और जिनके पास ये बुक नहीं है, इस बुक का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोग परचेज करना चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है 21 नंबर से। इससे पहले इंग्लिश और हिंदी व्याकरण के प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए, प्रश्न है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और दोस्तों, आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को अपना अपना आंसर बताना है। तो ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो सही जवाब है महात्मा गांधी ने। जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी के अनुसार जब तक ग्राम राज्य की स्थापना नहीं की जाएगी तब तक राम राज्य संभव नहीं होगा। उन्होंने ग्रामीण उत्थान की बात कही थी। और देखिए, जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई है। आगे देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पर देख सकते हैं? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। तो दोस्तों, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब बात करते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में अभी तक केवल और केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। कौन सा? तो 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। और इसी 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी माना जाता है। आगे देखिए, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में यह बताया गया है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, भारत के राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है भारत के राष्ट्रपति? तो द्रौपदी मुर्मू है। आप लोग कमेंट करके बताइए, वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति है, कितने नंबर के राष्ट्रपति है? आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो बहुत ही सिंपल है, ये है अनुच्छेद 40। तो तीसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर से, ध्यान रखेंगे। और पंचायती राज से संबंधित कौन सा संशोधन है? तो 73वां संशोधन। इसी के तहत 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। चलिए आगे देखिए, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। और सेशन अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, भारत का कोई भी विधि न्यायालय। तो चौथा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है।
भारत का महान्यायवादी, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख होता है। ध्यान रखें। पॉलिटिक्स, राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। और जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली रात 8 बजे इस चैनल पर आपको क्लास मिलेंगे। तो पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, अरस्तू के द्वारा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, अरस्तू के द्वारा। आगे देखिए, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए आपको बताना है दिल्ली सल्तनत में इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहला वंश कौन था, उसके बाद कौन था, फिर उसके बाद कौन था। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया था, जिसमें पहला वंश आता है गुलाम वंश, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, जो कि ए ऑप्शन में है। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, जो कि बी ऑप्शन में है। और उसके बाद आता है तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद आता है लोधी वंश, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले गुलाम होगा, डी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 4 नंबर दिया गया है, जो कि गुलाम है। फिर खिलजी है 1 नंबर में दिया हुआ है। फिर दूसरा कौन है? तुगलक। तीसरे स्थान पर सैयद। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था? एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और दोस्तों, बिहार पुलिस की तैयारी करने से पहले इस एग्ज़ाम में जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उसको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व नहीं किया है तो ज़रूर जाकर कर लीजिए। उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। 2010 से लेकर 2022 तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी को कराया गया है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो पुलिकट। जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं, यानी दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश पूछे तो पुलिकट। और अगर पूछे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, आप लोग कमेंट करके बताइए तो। और सूरत में क्या था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है 1600 ईस्वी में होती है। और इन्होंने 1608 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में खोली थी। इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? चलिए 29 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। आंसर क्या होगा? थॉमस मुनरो। तीसरा ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, थॉमस मुनरो। और 1820 में थॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? चलिए आंसर बताएंगे। तो कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, मुसोलिनी। तीसरा ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, मुसोलिनी। पूरा नाम है बेनिटो मुसोलिनी। इटली के एक राजनेता थे। शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? चलिए आंसर करेंगे 31 के लिए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर सही जवाब है
आर्यभट्ट के द्वारा विश्व के सबसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्रियों में से एक आर्यभट्ट थे। इन्होंने ही शून्य की खोज की थी। आप लोग कमेंट करके बताइए आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं। बिल्कुल इसी लेवल का प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जाता है। आंसर बताएंगे फटाफट से। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं। चलिए सही आंसर है क्रेटर बोला जाता है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है क्रेटर। आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंपास बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है पंपास। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए लाइमस्टोन, जो कि कैमूर क्षेत्रों में पाया जाता है। ये जोड़ा आपका सही दिया हुआ है। माइका का मतलब क्या होता है, अभ्रक। आगे देखिए, पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं। चलिए ऑप्शन को देखिए ध्यानपूर्वक। तो पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द, यानी कि आपको बताना है 3 पी का मतलब यहाँ पर क्या होगा। कल हमने आपको बताया था 3 आर का मतलब। तो यहाँ पर 3 पी का मतलब क्या क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। और यहाँ पे दिया हुआ है किस ऑप्शन में, देखिए चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है। चलिए 36 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए CN अन्नादुरई। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है। आंसर बताएंगे इनमें से कौन सा दिवस है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है। तो ये है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है। बाकी विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी जानते हैं 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, ये 30 जुलाई को याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस भी इसको बोलते हैं 30 जुलाई को। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी आनंद मठ। तो दूसरा ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और आपको याद होगा वंदे मातरम, जिसके रचयिता है कौन, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम को जो लिया गया है इसी आनंद मठ के उपन्यास से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस आनंद मठ में 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन भी मिलता है। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है, 1923 में। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है देशबंधु CR दास। तो चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। मोतीलाल नेहरू भी है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर होगा देशबंधु CR दास, यानी चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को ही देशबंधु की उपाधि दी गई है। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा है।
चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पर सही जवाब है ऊपरी गंगा नहर। ये भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर है, ध्यान रखेंगे। और भारत की सबसे लंबी नहर पूछे तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? अरस्तू का। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, अरस्तू। बीबी का मकबरा खालिस्तान में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। तो आपको बताना है बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, बीबी का जो मकबरा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। तो यहाँ पर सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, औरंगाबाद। आगे देखिए, कन्नौज की लड़ाई वर्ष खालिस्तान में लड़ी गई थी। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कन्नौज का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था किसके किसके बीच में? तो याद रखिएगा, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत होती है। तो ये युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 को। तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी होता है और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना की जाती है बाबर के द्वारा। 1857 की क्रांति भी पूछा जाता है। इसकी शुरुआत 10 मई से उत्तर प्रदेश के मेरठ से होती है। और इस 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? आप लोग कमेंट करके बताइए। पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है? तो पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत देखिए, स्वास्थ्य आता है, शिक्षा भी आता है, जन्म मृत्यु पंजीकरण भी आता है, लेकिन कानून और व्यवस्था ये नहीं आता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कानून और व्यवस्था बनाना ये नहीं है। संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में है? चलिए आंसर बताएंगे। राज्य में याद रखना है, बिहार राज्य में है। और बिहार के किस जिले में है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, बिहार के पटना जिले में स्थित है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? चलिए आगे देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चलिए बता देते हैं। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को किया गया था। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है पटना हाई कोर्ट की स्थापना। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये दो बार लगातार भारत के राष्ट्रपति बने थे, याद रखेंगे, 1950 से लेकर 1962 तक। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है 1939 में और 1945 तक ये युद्ध चला था। और प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से लेकर 1918 तक, दोनों को ध्यान रखें। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? चलिए आंसर बताइए, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना जो है ये चैत्र है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है किस संवत पर आधारित है पूछा जाता है? तो शक संवत पर आधारित है भारत का
राष्ट्रीय पंचांग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 अध्यक्ष कौन थे? देखिए, हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के बारे में आपको बहुत बार बताया है। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है लॉर्ड डफरिन के समय में। और संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। तो यहाँ पे अध्यक्ष पूछा गया है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यानी प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है, जो कि बम्बई में ही हुआ था 1885 में, और अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि W.C. बनर्जी। एनी बेसेंट कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बनी थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो 1925 में बनी थी सरोजिनी नायडू। सूर्य ग्रहण कब होता है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी जानते हैं। आंसर बताइए, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जब चंद्र सूर्य और पृथ्वी के बीच में गुजरता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक मरुद्यान में हमेशा होता है। चलिए आंसर बताइए। तो सबसे पहले समझ लीजिए मरुद्यान का मतलब क्या होता है। मरुद्यान रेगिस्तान में वह स्थल है जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है ताकि वनस्पति उग सके। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एक मरुद्यान में हमेशा क्या होगा? जल होगा। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत क्या है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो इसका संकेत है एयर इंडिया 1। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? चलिए आंसर बताएंगे। हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो सही जवाब है थानेश्वर। हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? थानेश्वर। और इसी हर्ष के शासनकाल में, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ जो है सिंगापुर में 1943 में किया था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सिंगापुर। टोक्यो ये जापान की राजधानी है। कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और रंगून आपको याद होगा, जो 1857 की क्रांति है, जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, इसको रंगून निर्वासित किया गया था। बहादुर शाह जफर को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 56 नंबर से होगा। चलिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। आंसर बताएंगे 55 के लिए फटाफट से। तो अनुच्छेद 32 बोला जा रहा है, तो आंसर यहाँ पे होगा भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है ये 12 से लेकर 35 तक में बताया गया है और भाग 3 में। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। और आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। बिहार के चारा घोटाले की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? चलिए 56 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो ये किया गया था मुखोपाध्याय आयोग का गठन। तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए कोठारी आयोग का संबंध किससे है? एग्जाम में पूछा जाता है। गढ़वाल वंशी शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई थी?
तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा कहाँ मिलती है? एक अभिलेख में। और इसकी प्राप्ति हुई थी कहाँ से? तो सही जवाब है बनारस से। चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है बनारस। महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तथा कवि विद्यापति का जन्म स्थान विस्फी बिहार के किस जिले में स्थित है? चलिए 58 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, विद्यापति का जन्म बिहार के मधुबनी जिले के विस्फी ग्राम में हुआ था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मधुबनी। याद रखिएगा, विद्यापति हिंदी तथा संस्कृत साहित्य के प्रमुख विद्वान थे और वह श्रृंगार रस के कवि थे। तो हो सकता है आपसे पूछ सकता है कि विद्यापति जो है किस प्रकार के कवि थे? श्रृंगार रस के कवि थे। बिहार राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक कौन है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए। तो दोस्तों, बिहार राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक है रामधारी सिंह दिनकर और इनकी प्रसिद्ध रचना है उर्वशी, जो कि काफ़ी बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है कि उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? चलिए, बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? तो याद रखिएगा, दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति, जो कि ऑप्शन दिया गया है चौथा में, दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। चलिए आगे देखिए, पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनना हो या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल, तो उम्र सीमा 35 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनना है 30 वर्ष। मतदान के लिए 18 वर्ष है और पंचायत का सदस्य बनने के लिए है 21 वर्ष। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ पर स्थित है? ट्यूलिप गार्डन। चलिए देखते हैं, ऑप्शन में आंसर बताइए। ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर सही जवाब है श्रीनगर। तीसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, याद कर लीजिए, श्रीनगर में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है मसूलीपट्टनम। आंध्र प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर मसूलीपट्टनम है, जो कलमकारी का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? चलिए 64 के लिए आंसर बताएंगे आप सभी और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना है। तो ये पहाड़ियाँ हैं पालकोंडा की पहाड़ियाँ। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है पालकोंडा की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी ताशकंद में, याद रखिएगा 1920 में। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है 1920 में। 1912 में क्या हुआ था? तो भारत की राजधानी जो है दिल्ली लाई गई थी 1912 में। 1911 में घोषणा हुई थी दिल्ली लाने के लिए राजधानी। भारत की राजधानी पहले कहाँ पर थी? कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है?
तो ये नदी है नर्मदा नदी, जो कि अरब सागर में गिरती है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ये कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और इसी नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात, और सरदार सरोवर बांध भी इसी नर्मदा नदी पर है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? तो हमने आपको पहले भी बताया था, श्रीलंका के खेल मंत्रालय ने वॉलीबॉल को राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, वॉलीबॉल। निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांड कप से संबंधित है? यूथांड कप से संबंधित कौन सा है? चलिए आंसर बताएंगे। तो याद रखिएगा, ये है टेनिस। अब यहाँ पे टेबल टेनिस भी है, लॉन टेनिस भी है, तो आंसर होगा लॉन टेनिस, टेबल टेनिस नहीं। 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? तो यहाँ पर सही जवाब है सवाई राजा जय सिंह को 1722 में आगरा की सूबेदारी दी गई थी। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? चलिए ऑप्शन देख लीजिए, आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पर सही जवाब है सत्येंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई है सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।